नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट फॉर एग्जाम में, जहां आपको मिलती है सबसे सटीक और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर की जानकारियां। आज हम आपके लिए लाए हैं 1 से 15 फरवरी तक की वन लाइनर करंट अफेयर, जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ का दौरा किया है? आंसर होगा इसका फ्रांस। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दौरा किया है। वहां यात्रा में क्या हुआ वो जानते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। मार्सिले में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान को सम्मान देते हुए श्रद्धांजलि दी गई। अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नया नाम क्या है? आंसर है इसका वरुण सागर। राजस्थान के अजमेर में 132 साल पुरानी एक ऐतिहासिक जगह फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान अकात राहत परियोजना के तहत बनाई गई इस झील का नाम अब जल देवता भगवान वरुण के नाम पर रखा गया है। फॉय सागर झील का मूलतः ब्रिटिश इंजीनियर श्री फॉल के नाम पर रखा गया था। प्रार्थना और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भगवान वरुण की एक प्रतिमा और एक घाट का निर्माण किया गया है। नाम बदलना औपनिवेशिक अवशेषों को खत्म करने और भारतीय संस्कृति को सम्मान देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इस झील में विशेष रूप से सिंधी समुदाय द्वारा पूजा करने की मान्यता रखी जाती है। अगले सवाल पर चलते हैं। नोदी बंधन योजना किस सरकार द्वारा अपने 2025-26 के बजट में शुरू की गई? आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2025-26 में के बजट में नोदी बंधन योजना शुरू की गई, जिसमें 200 करोड़ की लागत है। अगले सवाल पर चलते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर होगा इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का विषय है भविष्य की सरकार को आकार देना। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। चलते हैं। वनुआतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो वो है जोथम नापत। जोथम नापत को बिना किसी विरोध के वनुआतु का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। उनके नामांकन का प्रस्ताव चौलेट सलवाई ने रखा। अगले सवाल पर चलते हैं। काशी तमिल संगम 3.0 आयोजन का प्रथम उद्देश्य क्या है? आंसर है इसका तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा काशी तमिल संगमम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत दृष्टिकोण के अनुरूप तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक संबंधों का जश्न मनाना है। विशेष आकर्षण है इसमें प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला और आयोजन में नवनिर्मित राम मंदिर शामिल है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली पर जोर दिया गया है। काशी तमिल संगमम को पहली बार 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। प्रदर्शनी में विशेष आकर्षण है ऋषि अगस्त्य के आयुर्वेद, तमिल व्याकरण और प्राचीन धार्मिक दर्शन में योगदान देने को दर्शाया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तैयार है? आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जो शिक्षा, अनुसंधान, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। इसमें शामिल प्रमुख संस्थानों में आईआईटी मुंबई, आईआईएम मुंबई, गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप, एल&टी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय शामिल है। आगे हम का सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है फरवरी 2025 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आंसर होगा एलोन मस्क। फरवरी 2025 तक एलोन मस्क 433.9 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम रखते हैं।
उनकी संपत्ति मुख्य रूप से टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स से आती है। साथ ही दूसरे और तीसरे अमीर व्यक्ति को भी जानते हैं। जेफ बेजोस 239.4 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो मुख्य रूप से अमेजन, ब्लू ओरिजिन और द वॉशिंगटन पोस्ट से संबंधित रखते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मार्क जुकरबर्ग, मेल्टा प्लेटफॉर्म से, जिसमें फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप से 211.8 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे हैं। अगले सवाल को देखा जाए, किस संस्थान ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए बांस आधारित मिश्रित बंकरों को विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी? आंसर है इसका IIT गुवाहाटी। भारतीय सेना की 4 कोर ने IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है ताकि बांस आधारित मिश्रित बंकरों को पारंपरिक निर्माण सामग्री के टिकाऊ और हल्के विकल्प के रूप में विकसित किया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती की क्षमता को बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? आंसर है इसका विजय दुर्ग। दिसंबर 2000 में भारतीय सेना ने पोर्ट विलियम का नया नाम महाराष्ट्र के विजय दुर्ग से प्रेरित होकर विजय दुर्ग रखा है। विजय दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के तहत एक महत्वपूर्ण मराठा नौसैनिक गढ़ था। इस नामकरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब उपनिवेशी धरोहर की जगह अपनी ऐतिहासिक सैन्य उपलब्धियों को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल के अनुरूप है जिसमें उपनिवेशी निशानों को हटाकर भारत के स्वदेशी इतिहास को मानने की बात कही। अगले सवाल को देखा जाए। जनवरी 2025 में प्रकाशित अमिताभ घोष की नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? आंसर है इसका वाइल्ड फिक्शन। मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड मिलेट्स में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले दिग्गज ब्रिटिश अभिनेता का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कौन है? आंसर है इसका बायन मर्फी। अनुभवी ब्रिटिश अभिनेता बायन मर्फी, जिसे सिटकॉम मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड मिलिट्री में जॉर्ज रोपर की भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, उनके जाने से क्लासिक ब्रिटिश सिटकॉम के युग का अंत हो चुका है। जनवरी 2025 तक कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं? आंसर होगा इसका 54.58 करोड़। जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 54.58 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं, जो पूरे भारत में वित्तीय पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। विक्की फ्रेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। विक्की फ्रेम्स भारत का एक प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन इस साल 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। इस उपलब्धि के सम्मान में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस वर्ष में विक्की फ्रेम्स संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है। विक्की फ्रेम्स के 25वें संस्करण का विषय राइज रीडिफाइनिंग इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंड ईल्ड एक्सचेंज है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय में फरवरी-मार्च 2027 में कराई की घोषणा की गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉन्ट्रेन संगमा ने जो पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। आइए रिकैप में जानते हैं राष्ट्रीय खेलों का क्रम। 29वें संस्करण गुजरात में किया गया था, 37वें संस्करण गोवा में, 38वें संस्करण उत्तराखंड जो अभी 2025 में आयोजित किया गया, और 39वां गेम मेघालय में होने वाला है। अगले सवाल पर चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या रहा? तो इसका नतीजा रहा भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 8 फरवरी को घोषित हुए, जिसमें भाजपा ने 48 सीट जीतकर 26 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। अगले सवाल पर चलते हैं। वर्तमान में पनामा नहर का स्वामित्व एवं प्रशासन किस देश के पास है?
आंसर है इसका पनामा। पनामा नहर का स्वामित्व प्रशासन आज पनामा के पास है। 1999 में पनामा नहर संधि के बाद पनामा को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसके पर 1977 में हस्ताक्षर किए गए। इस नहर का प्रबंधन अब पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को एक अस्थायी और पौष्टिक खाद्य के स्रोत के रूप में दाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने दाल, बीन्स, छोले, मटर जैसे दालों के पोषण मूल्य, खाद्य सुरक्षा लाभ और पर्यावरणीय लाभ को उजागर करने के लिए इस दिन का चुनाव किया है। आगे के सवाल को चलते हैं। स्वर्गीय चमन अरोड़ा को साहित्य की किस श्रेणी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डोंगरी भाषा के लिए किया गया है। डिटेल करते हैं इसका। स्वर्गीय चमन अरोड़ा को डोंगरी साहित्य में उनके लघु कथा संग्रह एक होर अस्वस्थामा के लिए मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में 1 लाख का नगद पुरस्कार और एक उत्कीर्णीय तांबे की पट्टियां के साथ ताबुक शामिल हैं, जिससे समारोह में प्रस्तुत किया जाएगा। यह समारोह 8 मार्च 2025 को संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा अरोड़ा की विरासत का सम्मान करते हुए प्रदान किया जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं। अयोध्या के कौन से मुख्य पुजारी का निधन हो गया है? तो वह पुजारी का नाम है आचार्य सत्येंद्र। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन से हिंदू धार्मिक समुदाय और राम भक्तों में गहरा शोक व्याप्त हो गया है। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र से पुजारी का कार्यकाल संभाला और 60 से अधिक वर्षों तक मंदिर की सेवा की। 8 फरवरी 2025 को पवित्र सरयू नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? आंसर होगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। वैश्विक एआई विकास में 2050 तक 243.80 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें 2025 से लेकर 2030 तक 36.6% वार्षिक वृद्धि की दर है। एआई में सबसे प्रथम स्थान पर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और चौथे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। अगले सवाल पर चलते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर में 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। बिम्स्टेक का गठन 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया है। इसमें सदस्य देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। शिखर सम्मेलन का विषय था यूथ एज ए ब्राइड फॉर इंस्ट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। अगले सवाल पे चलते हैं। फरवरी 2025 को आयोजित नीति आयोग सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो विषय था विकसित भारत @ 2047 प्रगति का मार्ग। 2047 तक भारत के आर्थिक विकास के लिए विनियामक सुधार, बुनियादी ढांचों का विकास और नवाचार प्रमुख तत्व हैं। राजकोषीय सम्मेलन, अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण का महत्व है। स्थापना नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को भारत के योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। आगे के सवाल को देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 93। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 93 है और उसका स्कोर 100 में से 39 है।
अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। एशिया की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर होगा इसका बेंगलुरु। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन एयरलंका में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम अत्याधुनिक सैन्य प्रदर्शन कर रहा। पहले 3 दिन व्यावसायिक आगंतुकों के लिए आरक्षित है, जबकि अंतिम 2 दिन आम जनता के लिए खुले थे, जिसमें हवाई स्टंट, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और रक्षा सम्मेलन शामिल हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो जीता है आर प्रज्ञानंदा। 2 फरवरी 2025 को आर प्रज्ञानंदा ने डी मुकेश को 2-1 के साथ अंतिम स्कोर में नाटकीय टाइब्रेकर में हराकर अपना पहला टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज खिताब जीता। टूर्नामेंट नीदरलैंड में आयोजित किया गया था और दोनों खिलाड़ियों ने नियमित दौर पर 8.5 अंकों के साथ समाप्त किया, जिससे टाइब्रेकर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में 13 फरवरी का क्या महत्व है? आंसर होगा इसका राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय कोकिला के नाम से विख्यात सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। 1947 में वह संयुक्त प्रांत में सेवारत भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। वहीं एक प्रखर कवित्री थी और उनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स शामिल हैं। सरोजिनी नायडू की भावनात्मक और देशभक्तिपूर्ण कविताओं के कारण भारत कोकिला की उपाधि दी गई है। वह ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाली तथा विश्व स्तर पर भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिसमें 1929 में पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना भी शामिल था। अगले सवाल पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक मनाया गया। यह वार्षिक कार्यक्रम को कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और ये वैश्विक विकास में कनाडा के योगदान पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह गरीबी में कमी, लैंगिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लचीलापन और जलवायु कार्रवाई पर विभिन्न वैश्विक मुद्दों को जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आगे के सवाल पे चलते हैं। भारत में हरित भवन प्रमाणन की देखरेख के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है? तो इसका आंसर होगा ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक। भारत में ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक आधिकारिक प्राधिकरण है जो लीडर इन एजेंसी एंड एनवायरमेंट डिजाइन प्रमाणन और अन्य स्थिरता संबंधित भवन प्रमाणकों के लिए जिम्मेदार है। आगे देखते हैं कि सवाल क्या है। 2018 से 23 तक शीर्ष स्थानों पर रहने के बाद हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहा? तो वो देश है जापान। शीर्ष स्थान पे थे सिंगापुर और दूसरे स्थान पे जापान और दक्षिण कोरिया। तीसरे स्थान पर यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, स्पेन, इटली। भारत का स्थान 80वां रहा। आगे के सवाल पे देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें देश है भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना। यह अभ्यास भारत के राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। इसमें फोकस क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान, टोही छापे, स्नाइपिंग, मुक्त पतन का मुकाबला और निगरानी शामिल हैं। भारत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों पर एक नजर डालते हैं। मालाबार सैन्य अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। वहीं युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में एक विशेष बल का अभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में सेना के द्वारा किया गया अभ्यास है।
कोप इंडिया भारत अमेरिका वायुसेना का किया गया अभ्यास है और गरुड़ अभ्यास भारत फ्रांस में वायुसेना का किया गया अभ्यास है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की खाड़ी का दिवस कब मनाता है? तो वह दिवस शुरू किया गया है 9 फरवरी 2025 को। 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित करने का निर्णय 20 जनवरी 2025 को कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद लिया गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करना अमेरिकी प्रशासन की इस क्षेत्र पर देश के प्रभाव को उजागर करने की इच्छा को दर्शाता है। नाम बदलना प्राकृतिक स्थल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी असाधारणता को स्थापित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी तटरक्षक बल आधिकारिक तौर पर एक नए नाम अमेरिका की खाड़ी का उपयोग करने वाली एजेंसी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2025 में इकोवास से संबंध तोड़ दिया है? आंसर है इसका नाइजर, माली, बुर्किना फासो। डिटेल करते हैं। नाइजर में 2023 के तख्ता पलट के बाद पश्चिमी राज्यों के आर्थिक समुदाय के आधिकारिक रूप से खुद को अलग कर लिया। तीनों देशों ने आम सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों का गठबंधन बनाया और रूसी, तुर्की, ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। इकोवास की स्थापना 28 मई 1975 को लाओस में की गई थी और उसका मुख्यालय अबूजा, नाइजीरिया में है। उनके सदस्य देशों की संख्या स्थापना के समय 15 और 3 देशों के जाने के बाद अब 12 रह गई है। अगले सवाल पर चलते हैं। गुजरात के किस गांव को हाल ही में अंतर्देशीय मैंग्रोव परिस्थितियों के तंत्र के राज्यों का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा गुनेरी गांव। फरवरी 2025 में राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र अद्वितीय है क्योंकि यह अरब सागर से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। यह तटीय मैंग्रोव के विपरीत है क्योंकि कुनेरी का मैंग्रोव वन चूना पत्थर के जमाव के कारण पनपता है। यह दुनिया के केवल 8 ऐसे अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थानों में से है जिसे चिकारा, जंगली सुअर, नीला बैल, भारतीय लोमड़ी, सियार और भारतीय खरगोश जैसी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। माना जाता है कि यह मियोसीन काल के दौरान या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बना हुआ था। अगले सवाल को देखते हैं। फिनवेशिया द्वारा यस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया एआई संचालित सुपर ऐप का क्या नाम है? तो ऐप का नाम है जम। फिनवेशिया ने यस बैंक के साथ साझेदारी से जंप लॉन्च किया है जो वित्तीय समावेशन पर केंद्रित एक एआई संचालित सुपर ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। 4 फरवरी 2025 को जापान के H3 रॉकेट द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? आंसर होगा मिचिबिकी नंबर 6। 4 फरवरी 2025 को जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने 5वां H3 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो मिचिबिकी नंबर 6 उपग्रह ले गया। अगले सवाल को देखा जाए। कौन सा पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जो 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी है और 2025 में 33 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा की? आंसर इसका सिमोना हालेप। सिमोना हालेप 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह गई है और नंबर 1 की खिलाड़ी भी रही। फरवरी 2025 को संन्यास की घोषणा की। उन्होंने ट्रांसलिवानिया ओपन 2024 के पहले दौर पे हार के बाद यह संन्यास लिया। हालेप की प्रमुख उपलब्धियां 2018 में फ्रेंच ओपन और 2019 में विंबलडन खिताब जीता है। टेनिस के प्रसिद्ध रिकॉर्डों को देखते हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम महिलाओं में मारिट कॉट ने 24 ग्रैंड स्लैम और उनके बाद सेरेना विलियम ने 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम रखा है। सबसे लंबा टेनिस मैच जॉन इस्नर बनाम निकोलस माहूत विंबलडन में 2010 में 11 घंटे 5 मिनट 3 दिन तक चला हुआ। सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम विजेता मार्टिना हिंगिस 16 वर्ष के 1997 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता हुआ है। अगले सवाल पर देखते हैं। बीसीसीआई पुरुष 2025 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार
किसने जीता? आंसर होगा इसका सचिन तेंदुलकर। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय क्रिकेट जीत में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। सचिन तेंदुलकर का करियर 2 दशक से अधिक समय तक चला, जिसमें 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 200 टेस्ट मैच और 34,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन रहे। सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे। यह पुरस्कार 1994 में बीसीसीआई द्वारा शुरू किया गया था। सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले जैसे महान खिलाड़ी इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, जो 26 वर्षों में यह सम्मान हासिल करने वाले पहली अश्वेत महिला बन चुकी है? आंसर होगा बियोंसे कार्टर। 2 फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस के crypto.com एरिना में आयोजित 2025 ग्रैमी अवार्ड में बियोंसे ने अपने पहले एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर जीतकर इतिहास रच दिया। जानते हैं 2025 के ग्रैमी अवार्ड की मुख्य बातों को। इस साल ग्रैमी अवार्ड में चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए अवार्ड जीता है। यह अवार्ड समारोह की मेजबानी ट्रेवल नोवा ने की थी। इस साल ग्रैमी अवार्ड में बियोंसे ने 3 अवार्ड अपने नाम किया। इस साल के ग्रैमी अवार्ड में रैपर केंड्रिक लैमर ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब जीता। इस साल ग्रैमी अवार्ड में सबरीना कारपेंटर ने बेस्ट पॉप अवार्ड जीता है। इस साल ग्रैमी अवार्ड में 94 श्रेणियों में 84 विजेताओं की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं हमारे भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेताएं आज तक के। रविशंकर को 5 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। वहीं AR रहमान को 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला। जाकिर हुसैन को भी 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है और रिकी केज को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो दोस्तों, यह थी फरवरी के पहले हफ्ते तक की सबसे जरूरी करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बढ़ा सकती है आपका नंबर। याद रखिए, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारी, तो सफलता की। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसी और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए करंट पर एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।